Hello friends, today we are going to study S.T. Coleridge's poem Frost at Midnight. Frost at Midnight. हम जानते हैं कि रोमांटिक मूवमेंट में एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया था और 1798 में लिरिकल बैलड्स नाम का एक बुक पब्लिश किया था और इस बुक में उन्होंने एक नए प्रकार की पोइट्री, ए न्यू टाइप ऑफ पोइट्री दे प्रोमिस्ड, which was down to earth, which was about common man in a very ordinary common man's language as the people speak in that type of language. In this poem, S.T. Coleridge seems to be very, very close to William Wordsworth. The crux of the poem, if I talk about, then I can say that Coleridge strongly believes that nature is the best teacher. आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं। जी नहीं, मैं कॉलरिज की बात कर रहा हूं। वर्ड्सवर्थ की तरह ही कॉलरिज का भी ये विश्वास था दैट नेचर इज द बेस्ट टीचर एंड दैट ए चाइल्ड रेज्ड इन हार्मनी विद नेचर, ऐसा जो बच्चा प्रकृति की गोद में पलता है, ही और शी विल लीड ए हैप्पियर एंड मोर मीनिंगफुल लाइफ। वही बच्चा एक खुशगवार और मीनिंगफुल जिंदगी जीता है, ऐसा विश्वास है एस.टी. कॉलरिज का। फ्रोस्ट एट मिडनाइट में पोइम में एस.टी. कॉलरिज ऐसे ही विचारों को एक्सप्रेस करता है। चलिए पोइम पढ़ते हैं। टेक्स्ट ऑफ द पोइम। द फ्रोस्ट परफॉर्म्स इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री अनहेल्प्ड बाय एनी विंड। द फ्रोस्ट क्या होता है? रात को जब बहुत ठंडक होती है, जिन इलाकों में जहां बर्फबारी होती है, वहां पर रात को जब बहुत ठंडक हो जाती है तो हवा के साथ साथ आसमान से हल्की फुल्की जो बर्फ गिरती है उसको फ्रोस्ट बोलते हैं। सर्दियों में आप कहते हैं पाला जम जाता है, वो फ्रोस्ट होता है। तो फ्रोस्ट के बारे में बात करते हुए कॉलरिज कहता है द फ्रोस्ट परफॉर्म्स इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री क्या करती है? एक्शन लेती है, काम करती है। अनहेल्प्ड बाय एनी विंड, देयर इज नो विंड, देयर इज नो हेल्प फ्रॉम द विंड, but still frost does its work. It does its work very silently. फ्रोस्ट यानी कि वो जो पाला जमता है, जो बर्फ जमती है, वो अपना काम कर रही है। हालांकि ठंडी हवा बहुत नहीं चल रही है, फिर भी वो फ्रोस्ट जम रहा है। द आउलेट्स क्राई केम लाउड। देखिए, एस.टी. कॉलरिज जो है ना, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट के लिए जाना जाता है। आपको याद होगा कि लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने दो अलग अलग एरियाज डिसाइड किए थे। वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू नेचुरल एंड कॉलरिज बिलोंग टू सुपर नेचुरल। तो थोड़ा सा एक मिस्टीरियस एलिमेंट हमेशा एस.टी. कॉलरिज अपनी पोइम में देता है। उसी मिस्टीरियस एलिमेंट में बिल्कुल शांति के बीच में द आउलेट्स क्राई, उल्लू का बच्चा चीखता है। केम लाउड, चारों तरफ बिल्कुल शांति हो तो ज्यादा जोर से चीखता हुआ नजर आता है। एंड हार्क अगेन, सुनो, फिर से सुनो, लाउड एज बिफोर। आउलेट की क्राई, the poet hears suddenly, and that cry breaks the silence. This small sound of an owlet that breaks the silence, and it seems to be very loud because it is silent all around. The inmates of my cottage, the people who live in my house, inmates means people who live in my cottage, my house, all at rest, they are all sleeping. The setting of the poem is that of a night, late night, देर रात का जिक्र है और सब के सब लोग सोए हुए हैं। all at rest have left me to that solitude. Everybody is fast asleep in the house, and all the members of the family, they have left the poet alone in solitude, which suits abstruser musings. abstruse का मतलब होता है जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो। एब्ट्रूसर वैसे कोई शायद शब्द होता नहीं है, एब्ट्रूस शब्द जरूर होता है। तो एब्ट्रूसर म्यूजिंग्स का मतलब है एक ऐसी शांति, एक ऐसा सॉलिट्यूड। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव लेफ्ट द पोइट अलोन, एंड दिस loneliness helps the poet. Now he thinks very deeply
about those things which are difficult to understand. Save that at my side. बाकी सब सो चुके हैं, एक मेरे साथ. My cradled infant slumbers peacefully. Slumber का मतलब होता है नींद लेना, sleeping. Infant छोटा बच्चा, cradle पालने में. मेरा एक छोटा बच्चा मेरे साथ, जहां मैं बैठा हूं बिल्कुल मेरे साथ एक छोटा मेरा बच्चा बिल्कुल शांति से नींद में सो रहा है. द पोइट के बेटे का नाम था हार्टली कॉलेज. एसटी कॉलेज का छोटा बेटा था जब उसने ये पोइम लिखी है. ही टॉक्स अबाउट दैट ही हैज बीन लेफ्ट अलोन एंड इन दिस लोनलीनेस which encourages the poet about philosophical thought. His baby is sleeping beside him, and it gives the poet a kind of emotional warmth in the loneliness and in the cold atmosphere all around. इन लाइंस में पोइट ने तीन चीजों का बात किया है. एक तो रात का बात किया है, एक साइलेंस का बात किया है, और तीसरा सॉलिट्यूड का बात किया है. It's calm indeed, so calm that it disturbs and vexes meditation with its strange and extreme silentness. आप अगर कान बंद करके मेरी आवाज सुने तो आपको कुछ सीटियां सुनाई देंगी. मैं फिर से इन लाइंस को पढ़ रहा हूं. इन लाइनों में कहां कहां सीटी बजती है ये आप ध्यान से देखिए. इट्स काम इंडीड, सो फिर से सीटी बजी, काम, एंड दैट disturbs and vexes meditation with its strange and extreme silentness. Sea, hill and wood, this populous village, sea and hill and wood. देखिए मतलब ऐसी एक सीटी की आवाज जो नेचर की एक मधुर आवाज है, वैसी आवाजें इस पोइम में सुनाई देती हैं. इट्स काम इंडीड. कॉलेज सेज दैट इट्स वेरी काम. चारों तरफ बड़ी शांति है. सो काम, इतनी ज्यादा शांति है दैट इट डिस्टर्ब्स, कि द पोइट फील्स अनकंफर्टेबल. इतनी ज्यादा शांति के कुछ भी नहीं है. मान लीजिए किसी दिन आप घर से निकले और चारों तरफ इतनी शांति हो, कोई एक भी आदमी चारों तरफ नजर नहीं आ रहा, जैसे पूरा गांव पूरा शहर सूना हो गया हो, तो आपको डर लगेगा, अरे सब लोग कहाँ चले गए, कोई कुछ भी तो नहीं है, कोई एक आवाज नहीं, कोई आदमी नहीं दिख रहा है. आपको लगेगा क्या हो गया है. जस्ट लाइक दैट, लेट नाइट इट्स वेरी काम, एंड दिस पीस is uncomfortable to the poet and vexes meditation. The peace is so intense that it disturbs his silent atmosphere, silentness. आमतौर पर साइलेंटनेस शब्द आप नहीं सुनेंगे, साइलेंस शब्द सुनेंगे. ये जो चारों तरफ की शांति है बड़ी डिस्टर्बिंग है. देन पोइट टॉक्स अबाउट अ फ्यू थिंग्स. सी एंड हिल एंड वुड, with all the numberless goings on of life. क्या है? Nature is there, sea is there, hill, forest, wood means forest. ये सब चीजें हैं. They are silent. क्या कहता है आगे? Numberless goings on of life. जीवन के हजारों काम. Inaudible as dreams. But the waves of the sea, some sound of hills or forests, where there is activity during the day, लेकिन now they are inaudible, सुनाई नहीं दे रही हैं, और यूं लग रहा है जैसे रात के सपने में शांति होती है. ऐसी चारों तरफ बिल्कुल टोटल एंड कंप्लीट साइलेंस है. नाउ द पोइट moves forward and says, the thin blue flame lies on my low burnt fire and quivers not. अब रात को इतनी ठंडक है कि कमरे में आग जलाई हुई है, और आग जो जलाई हुई है, द फायर ही टॉक्स अबाउट थिन ब्लू फ्लेम, नीले रंग की पतली सी फ्लेम आग की, लाइज ऑन माई लो बर्न्ड फायर, बहुत ही धीमी जलती हुई आग में नजर आ रही है. क्वीवर्स नॉट, कमरे के अंदर जो फ्लेम जल रही है वो फड़फड़ाती हुई नजर नहीं आती,
क्योंकि हवा का कोई झोंका नहीं है। ऊपर भी उसने कहा था बिल्कुल पहली लाइन में कि जो हवा है वो नहीं चल रही है। अब ये कह रहा है कि वो ब्लू फ्लेम ओनली दैट फिल्म, फ्लेम और फिल्म। नाउ ही टॉक्स अबाउट अ थिन लेयर। अब देखिए जहां आग जल रही होती है वहां आग का कालिख जम जाती है, थोड़ी सी राख जम जाती है। विच फ्लटर्ड ऑन द ग्रेट, फ्लटर्ड ऑन द ग्रेट। आग जहां जल रही है वहां पर थोड़ा सा आग के फड़फड़ाने की तस्वीर उसको दिखाई देती है। स्टिल फ्लटर्स देयर, अब भी वहां फड़फड़ा रही है। द सोल अनक्वाइट थिंग, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई आवाज नहीं है। पहले उल्लू की आवाज सुनाई दी थी और अब आग के फड़फड़ाने का थोड़ा सा मूवमेंट। बाकी एवरीथिंग इज स्टिल, एवरीथिंग इज साइलेंट। द ओनली टू मूवमेंट्स। अब यहां से मैं नेट का क्वेश्चन बनाऊं तो मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूं कि फ्रोस्ट की मिडनाइट पोइम में इनमें से कौन कौन सी दो चीजें साइलेंस को डिस्टर्ब कर रही हैं, या कौन सी एक चीज साइलेंस को डिस्टर्ब कर रही है, या कौन सी चीज साइलेंस को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो दो चीजें जो साइलेंस को डिस्टर्ब कर रही हैं अब तक जिनका जिक्र हुआ है, एक तो है आउलेट की आवाज और दूसरा है द फ्लटरिंग ऑफ द फ्लेम। इट इज द फ्लटरिंग ऑफ द फ्लेम इज मूविंग एंड इन द एंटायर साइलेंस this is the only tiny movement which is meaningful, otherwise everything is silent। यहां पर इन लाइंस में पोइट एक्सट्रीम साइलेंस की बात करता है और आखिर में जाते जाते फायरप्लेस और फिल्म की बात करता है। Methinks its motion in this hush of nature, hush silence। आप कहते हैं ना वो नहीं होता, वो होता है हश। एक्चुअली उसका शब्द है हश। मी थिंक्स, आई थिंक को ट्रेडिशनली पोइट्स मी थिंक कहते रहे हैं। मेरा मानना है, मैं सोचता हूं, मुझे लगता है। मी थिंक्स इट्स मोशन इन दिस हश ऑफ नेचर गिव्स इट डिम सिंपथीज विद मी हु लिव मेकिंग इट ए कंपेनियनेबल फॉर्म। द पोइट फील्स दैट द मूवमेंट ऑफ द फ्लेम is somehow connected to him. Its motion, आग के फड़फड़ाने का वो मोशन, वो थोड़ा सा मूवमेंट इस प्रकृति की शांति में गिव्स इट डिम सिंपथी, शायद थोड़ा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और वो मेरा कंपेनियनेबल फॉर्म, वो मुझे कंपनी दे रहा है। दो चीजें जिंदा नजर आ रही हैं जिनमें मूवमेंट नजर आ रहा है, एक पोइट है और एक आग के फड़फड़ाने की आवाज है। Whose puny flaps and freaks the idling spirit by its own moods interprets everywhere, echo or mirror seeking of itself, and makes a toy of thought. Whose puny flaps and freaks the idling spirit, वो कहता है मेरी आत्मा इन छोटे छोटे मूवमेंट्स को मीनिंग देती है। द प्यूनी मीन छोटे छोटे, फ्लैप्स एंड फ्रीक्स छोटे छोटे मूवमेंट्स जो हैं उनको मेरी आइडल पड़ी आत्मा स्पिरिट बाय इट्स मूड इंटरप्रेट्स, थोड़ा सा मीनिंग देती हैं। एवरीवेयर इको और मिरर सीकिंग ऑफ इट सेल्फ, माई माइंड लुक्स फॉर इट्स ऑन रिफ्लेक्शन। मेरे दिमाग में इन मूवमेंट से अपने ही कुछ रिफ्लेक्शंस बनते हैं, मैं अपने आप को देखता हूं। एंड मेक्स ए टॉय ऑफ थॉट, माई माइंड प्लेज विद द थॉट्स लाइक ए टॉय। जैसे हम खिलौनों से खेलते हैं उसी तरह से वो कहता है मेरा दिमाग विचारों से खेलता है जब मुझे ये कुछ दिखता है। फ्रोस्ट एट मिडनाइट, फ्रोस्ट का तो बिल्कुल ऊपर जिक्र हुआ था, फ्रोस्ट का जिक्र उसके बाद नहीं हुआ है। अगर जिक्र हुआ है तो वो बिल्कुल शांति का जिक्र हुआ है, लैक ऑफ मूवमेंट का जिक्र हुआ है। यहां पर इमेजिनेशन और थॉट का जिक्र हो रहा है। टाइटल फ्रोस्ट एट मिडनाइट को लगभग यहां भुला दिया गया है। आगे बढ़ते हुए द पोइट सेज बट ओ हाउ ऑफ्ट एट स्कूल विद मोस्ट बिलीविंग माइंड, presageful
have I gazed upon the bars to watch that flirting stranger. And as oft with unclosed lids, already had I dreamed of my sweet birthplace and the old church tower, whose bells the poor man's only music rang from morn to evening all the hot fair day. The poet was talking about present, how silent it is, कितनी शांति है चारों तरफ और किस तरह से रात को सब सो रहे हैं। उसका बच्चा सो रहा है हार्टली कॉलरिज, और कॉलरिज किस तरह से बिल्कुल अकेली डरावनी शांति के बीच अपने मेडिटेशंस को एक्सप्रेशन दे रहा है। अब वो पास्ट में चला जाता है, जैसा कि रोमांटिक पोइट्स किया करते हैं कि प्रेजेंट को छोड़ करके पास्ट में एस्केप करता है और कहता है बट ओ हाउ ऑफ्ट, कैसे होता था आमतौर पर, हाउ ऑफ्ट कितना होता था आमतौर पर एट स्कूल, कि मैं स्कूल में पढ़ता था, विद मोस्ट बिलीविंग माइंड, कि मेरे दिलो दिमाग में पूरा विश्वास रहता था, प्रिसेजफुल एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में उम्मीदें रहती थी, हैव आई गेज्ड अपॉन द बार्स, बचपन में मेरी छोटी छोटी आंखें किस तरह से खिड़की की सलाखों को देखती थी और भविष्य से उम्मीद रखती थी। द पोइट सेज दैट ही रिमेंबर्स हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज he used to sit with a very imaginative and hopeful mind, believing mind, with full of expectations about future. He used to look at the bars of the window without blinking his eyes. Gazed का मतलब क्या होता है, बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। He used to gaze upon the bars of the window. Now he is looking at the bars of the fireplace. At that time he was looking at the bars of the window. This is transition from the present to his childhood memory. और वो क्या कहता है, he looked at the bars of the window with a feeling that something might happen. क्या ढूंढता था, to watch that fluttering stranger. अब है ना, मिस्टीरियस एलिमेंट हमेशा कॉलेज में रहता है। स्ट्रेंजर को उसने जो है इटैलिसाइज करके स्पेशल बना दिया है। और स्ट्रेंजर कौन, स्ट्रेंजर गोडो, गोडो कौन, समथिंग वी डोंट नो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, हमें जिस चीज का पता नहीं है, जिस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं कि दैट विल हैपन, विच नेवर हैपन्स। ही वॉज वेटिंग फॉर अ स्ट्रेंजर, something to happen, and as oft with unclosed lids, और डे ड्रीमिंग, बिना आंखें बंद किए, ऑलरेडी हैड आई ड्रीम्ड, वो कहता है मैं बचपन में सपने लेता था ऑफ माई स्वीट बर्थ प्लेस, जहां मैं पैदा हुआ था उस जगह के बारे में सोचता था। द ओल्ड चर्च टावर, मैं उस चर्च टावर के बारे में सोचता था, जहां मैं पैदा हुआ था वहां चर्च का एक बड़ा सा टावर था, मैं उसके बारे में सोचता था। हुज बेल्स, जिसकी घंटियां, चर्च में घंटियां बजती हैं ना, कैसी घंटियां बजती हैं, जैसे मंदिरों में घंटियां आपने सुनी होंगी, चर्च में घंटियां बजती हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं। वो कहता है कि हुज बेल्स द पुअर मैन्स ओनली म्यूजिक, गरीब लोगों के लिए तो बेचारों के लिए सिर्फ एकमात्र वही म्यूजिक था कि सुबह शाम जब चर्च में घंटियां बजती थी उनको सुनाई देती थी। रेंग फ्रॉम मॉर्न टू इवनिंग, कभी कभी वो घंटियां सुबह से शाम तक बजती थी, कब, ऑल द हॉट फेयर डे, जिस दिन चर्च के पास मेला होता था, है ना, उस मेले के टाइम वो सारा दिन चर्च में घंटियां बजती थी। तो व्हाट डज द पोइट से, द पोइट गोज बैक टू हिज चाइल्डहुड एंड ही रिमेंबर्स हाउ मेनी टाइम्स इन हिज स्कूल डेज he had faith in his mind, how he was expecting better future. He used to look at the bars of the windows and used to wait for something good to happen. And as oft with unclosed lids, he used to daydream. He used to see dreams during his childhood days. He used to enjoy dreams about his birthplace, the old church tower where bells used to ring for the whole day on the fair day,
the sound of the bells, which was the only music for a poor man who has no other source of entertainment. So sweetly that they stirred and haunted me with a wild pleasure, falling on mine ear, most like articulate sounds of things to come. घंटियों की आवाज जो चर्च में घंटियां बजती हैं, मेले के पूरे दिन बजती रहती थी, उनका जिक्र करते हुए आगे बढ़ाते हुए बात को कॉलरिज कहते हैं सो स्वीटली, इतनी मधुर आवाज दैट दे स्टर्ड एंड हॉन्टेड मी विद ए वाइल्ड प्लेजर. द साउंड ऑफ बेल्स affected him deeply. That was a wild pleasure for him, falling on his ears, most like articulate sounds of things to come. यूं लगता था जैसे चर्च की घंटियों की वो आवाज भविष्य के बारे में कोई प्रिडिक्शन कर रही हूं. छोटे बच्चे की इमेजिनेशन और होप कि भविष्य क्या होगा, कुछ अच्छा होगा. घंटियों के बजने की आवाज एक सेलिब्रेशन का मूड उसके दिमाग में क्रिएट करती थी. So gazed I till the soothing things I dreamed. मैं एक टक देखता रहता था, बिना पलक झपकाए देखता रहता था उन चीजों को जो मुझे प्रसन्न करती थी. Soothing things I used to look at lulled me to sleep. जब कभी भी कोई सोता है तो आप ध्यान से देखिएगा कि थोड़ी देर के लिए आंखें बिना पलक झपकाए छत की तरफ थोड़ी देर देखती हैं और अचानक फिर नींद आ जाती है. The poet says that I used to dream like that with my open eyes, and very soon those imaginations of better future they used to lull me to sleep. लोरी दे करके जैसे मुझे सुला देती थी. Sleep prolonged my dreams, और नींद आने पर मेरे सपने और आगे बढ़ने लगते. सपनों की दुनिया बहुत अजीब दुनिया होती है. आपने देखा होगा कभी, कई बार हमें सपना आ रहा होता है और अचानक हमारी नींद खुल जाती है और हमें याद आता है अरे ये तो सपना आ रहा था, और फिर नींद फिर आ जाती है और जहां से सपना बंद हुआ था आगे दोबारा फिर से वही आने लगता है. इट्स पॉसिबल, यस. वो कहता है कि मेरे ये सपने जो मेरी आंखें जाग कर देखती थी, नींद आने पर सपने और लंबे हो जाते थे. एंड सो आई ब्रूडेड ऑल द फॉलोइंग मॉर्न. नेक्स्ट मॉर्निंग आई यूज्ड टू गेट लॉस्ट इन द थॉट ऑफ दोज ड्रीम्स. अगले दिन सुबह मैं उन सपनों के बारे में सोचता रहता था. बिल्कुल सही कह रहे हैं. Awed by the stern preceptor's face, awed, I was surprised, I was afraid by the stern, बड़ा ही सख्त preceptor's face, टीचर का सख्त चेहरा. अगले दिन मैं स्कूल जाता था तो टीचर का बड़ा ही सख्त चेहरा देखकर मैं डर जाता था. Mine eye fixed with mock study on my swimming book. I used to get distracted. I used to pretend that I'm studying, but actually I was not studying. The teacher was very strict. I used to go lost in the dreams of the last night. कल रात के सपने में मैं खोया रहता था. अभी भी मेरे दिमाग में वो सपना चलता रहता था. मेरी आंखें किताब पर होती थी. देखने वाले को लगता था मैं किताब पढ़ रहा हूं, परंतु एक्चुअली रियलिटी में मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्टेड होता था. किताब मेरे सामने तैर रही होती थी लेकिन मैं उन सपनों में खोया रहता था. देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमेजिनेशन एंड डिसिप्लिन. एस टी कॉलरिज मस्ट हैव बीन अ चाइल्ड ऑफ दिस टाइप. आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे क्लासरूम में होते हैं, शरीर होता है लेकिन उनकी कल्पना कहीं और ही घूम रही होती है. जस्ट लाइक दैट. और एस टी कॉलरिज के साथ कुछ ज्यादा था ऐसा. मैंने कुबला खान का जिक्र आपसे किया है. वो पूरी की पूरी पोइम रात के सपने में लिखी गई थी और अगले दिन जब जागा तो उसको याद आया सपने में मैंने पोइम लिखी थी, और वो पोइम उसने कागज पर लिख दी थी और वो बड़ी मशहूर हुई. आप जरूर पढ़ के देखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. So the poet says, save if the door half opened and I snatched a hasty glance and still my heart leaped up. अपने बचपन को याद करते हुए, सेव इफ द डोर हाफ ओपन्ड, अगर दरवाजा खुलता, एंड आई स्नैच्ड अ हेस्टी ग्लांस, मैं बड़ा खुश हो जाता. जब भी दरवाजा खुलता मैं बड़ा खुश हो जाता. हेस्टी ग्लांस में जल्दबाजी में देखता कौन आया है. एंड स्टिल माई हार्ट लीप्ड अप. आई यूज टू गेट एक्साइटेड, मेरा दिल खुशी से झूम उठता. फॉर स्टिल आई होप टू सी द स्ट्रेंजर्स फेस, अब भी मुझे लगता कि वो स्ट्रेंजर का चेहरा मुझे दिखाई देगा. यानी हमें जिस चीज का इंतजार है वो हमें दिखाई देगा. ही यूज टू
होप दैट समवन ही विल लुक एट। एक्चुअली ये स्ट्रेंजर को जब पोइम में इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो आग की लौ थी, और ये एक मिस्टीरियस सा सवाल है, क्या वो उस आग की लो का, एक्चुअली मेरा मानना है कि वो किसी स्पेशल हैपनिंग का इंतजार कर रहा है कि जीवन में कुछ स्पेशल घटित होगा। टाउन्समैन और अंट और सिस्टर मोर बिलवेड, दरवाजा खुलता उसको लगता है शायद शायद हमारे हमारे टाउन का कोई आदमी आया है, अंट आई हैं या मेरी बहन आई है। माई प्लेमेट, मेरी वो बहन जो मुझे बहुत प्यारी थी, मेरे साथ खेलती थी। वेन वी बॉथ वर क्लोथ अलाइक, दोनों बहन भाई एक जैसे कपड़े पहने हुए जो हम साथ खेलते थे। ही इज लॉस्ट इन द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। He describes it as when the door opened, he used to get excited. He used to wait for someone, some stranger, to show up his face. He was waiting for some familiar faces, that of townsmen or of aunt or of his sister, with whom he remembers playing with. He has a deep longing for home, emotional attachment to the people he loves and he is related to. He is lost in childhood with hope and expectation. Now he addresses his own child, अपना बेटा जो उसके पास सो रहा है, हार्टली कॉलरिज को एड्रेस करते हुए कहता है, डियर बेब दैट स्लीपेस्ट क्रेडल्ड इन माई साइड, तुम मेरे पास पालने में सो रहे हो। हु जेंटल ब्रीदिंग्स, तुम्हारी सांस बज रही है। हर्ड इन दिस डीप काम, चारों तरफ इतनी ज्यादा शांति है कि तुम्हारे सांस लेने की आवाज को मैं सुन पा रहा हूं। द पोइट lovingly addresses the child who is sleeping in the cradle and he says that I can hear you breathing. Now the shift is from memory to present affection. Present affection, not affectation, affection. Actually he had love and affection for his child. He was lost in past earlier, now he comes back to present. जैसे शुरू में प्रेजेंट में था, फिर पास्ट में चला गया था, अब फिर से प्रेजेंट में आ गया है। Fill up the interspersed vacancies and momentary pauses of thought. The baby's soft breathing breaks the silence. The child's breathing sound gives comfort and emotional fullness to the poet. Interspersed vacancies, जो वेकेंट था, जो खालीपन था जीवन में, वो तुम्हारी सांस की आवाज ने भर दिया। मोमेंट्री पासेस ऑफ थॉट, मैं कुछ पल के लिए मेरे विचार, मेरी कल्पनाएं रुक जाती हैं। एंड आई लुक एट यू, माई बेब सो ब्यूटिफुल, दिस चाइल्ड इज सो ब्यूटिफुल, छोटा बच्चा उसको बहुत सुंदर लग रहा है। इट थ्रिल्स माई हार्ट with gentle gladness. The poet feels deep joy and he loves his looking at his child. The child is very tender, child is very happy, poet is very happy thus to look at thee, O heartily Coleridge. I look at you, you are a beautiful child, and think that thou shall learn far other lore. मैं नहीं चाहता कि जो मैंने देखा वो तुम देखो, जो मेरा बचपन था वो तुम्हारा बचपन रहे, मैं नहीं चाहता। I don't want your childhood to be like my childhood and in far other scenes. मैं तुम्हें किसी दूसरे दृश्य में देखना चाहता हूं। For I was reared in the great city. देखिए, dislike for the city, मैंने आपसे बहुत शिद्दत से जिक्र किया है इस चीज का कि जो नियोक्लासिकल पोइट्री थी वो शहरों के बारे में थी, और जो रोमांटिक पोइट्री है वो गांवों के बारे में है, कंट्री साइड के बारे में है। वर्ड्सवर्थ अपने हर पोइम में गांव की ब्यूटी को पसंद करता है, और यहाँ पर कॉलेज भी देखिए, ही सेज दैट आई वॉज रियर्ड, मुझे पाला गया था शहर में। पेंट अमिड क्लोस्टर्स डिम, वहां पर वहां की चकाचौंध की जिंदगी, डल स्कूल बिल्डिंग्स की जिंदगी, एंड सो नॉट लवली बट द स्काई एंड स्टार्स। वहां पर कुछ भी सुंदर नहीं था, शहर में कुछ भी सुंदर नहीं था, सिर्फ आसमान और तारे सुंदर होते थे, बाकी सब आर्टिफिशियल और रेस्ट्रिक्टेड अपब्रिंगिंग थी। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ऐसी अपब्रिंगिंग हो उसकी, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा नेचर की गोद में पले।
But thou, my babe, shall wander like a breeze by lakes and sandy shores, beneath the crags of ancient mountain and beneath the clouds. अपने बच्चे के बारे में बात करते हुए कॉलेज कहता है, बट दाऊ माई बेब, मेरे बच्चे, लेकिन तुम। वो बताता है कि मैंने मेरा बचपन किस तरह से शहरी जीवन के हमड्रम में जिया। वो कहता है, लेकिन तुम बच्चे शेल वॉन्डर लाइक ए ब्रीज, तुम प्रकृति की गोद में ठंडी हवा की तरह बहते रहोगे। बाई लेक्स एंड सैंडी शोर्स, नेचर की जिंदगी लेक्स के किनारे, सैंडी शोर्स के किनारे, बीनीथ द क्रैग्स, बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानों के नीचे, एंशंट माउंटेन्स के पास, बीनीथ द क्लाउड्स, आसमान में बादलों के नीचे, which image in their bulk both lakes and shores and mountain crags. The poet says that his child will grow freely like nature. He will live close to nature in lakes, mountains, and fountains. He will be surrounded by natural beauty. Because Coleridge, like any other romantic, he has belief in nature as a best teacher. ये सब चीजें होंगी तो उसके बच्चे को अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी. So shall thou see and hear the lovely shapes and sounds intelligible of that eternal language. So shall thou see, इसलिए बच्चे तुम्हें वो शेप्स दिखाई देंगी, वो आवाजें सुनाई देंगी जो कि प्रभु की भाषा होती है, इंटेलिजिबल ऑफ दैट इटर्नल लैंग्वेज, जो प्रकृति की भाषा होती है. पैंथेइस्ट होते हैं ना, पैंथेइस्ट, वो नेचर में गॉड को देखते हैं. वर्ड्सवर्थ में पैंथेइज्म का कॉन्सेप्ट है, जहां पर प्रकृति को भगवान माना गया है, नेचर को गॉड माना गया है. यहां पर कॉलरिज भी प्रकृति को गॉड ही मान रहा है. ही सेज दैट यू विल सी दोज शेप्स, यू विल हियर दोज साउंड्स विच दाई गॉड अटर्स. प्रकृति के रूप में भगवान की आवाज तुम्हें सुनाई देगी. Who from eternity doth teach himself in all. प्रकृति के माध्यम से भगवान सारी दुनिया में दिखता है. Nature is a language through which God speaks. And God is present everywhere wherever there is nature. And God teaches through nature. क्या नहीं सिखाता है? देखिए, बादल मस्तानी चलती चाल सिखाते हैं, तूफान तेज चलना सिखाते हैं, पत्थर पेशेंस सिखाते हैं, नदियां मस्ती से नाचना सिखाती हैं, झरने शानदार जीवन का प्रदर्शन करते हैं कि किस तरह से बहा जाता है. प्रकृति की सब चीज में एक शिक्षा है. Who from eternity doth teach himself in all and all things himself. God is present everywhere and he teaches through nature. Great universal teacher, he shall mold thy spirit and by giving make it ask. Nature is great God, nature is great teacher. Here Coleridge appears to be very much like Wordsworth, and he says that nature shall mold thy spirit. यहां पर ही का एच कैपिटल नहीं है, नेचर को उसने नेचर माना है, हालांकि भगवान के इक्वल कह रहा है, लेकिन लिटरल सेंस में गॉड होता तो एच कैपिटल होता. Great universal teacher, he shall mold thy spirit and by giving make it ask. Nature is God, God is nature. God through nature will shape the soul of the child, spirit of the child, and nature will give him, by giving, nature will give him knowledge. Make it ask, nature will create curiosity in the child. ये फोर्सफुल तरीके से नहीं होगा, जबरदस्ती से नहीं होगा. ट्रू लर्निंग कम्स नेचुरली, नॉट बाय फोर्स. His child will learn in nature. Now, in the final stanza of the poem, he talks about different seasons. He will talk about summer, he will talk about winter, he will talk about rainy season. Everything he will talk about. Therefore, all seasons shall be sweet to thee. इसलिए कुछ लोग ना मौसम से बड़ी शिकायत करते हैं, अरे यार ठंड आ गई, बड़ा बुरा मौसम है, अरे यार गर्मी उफ मारे गए, है ना.
ऐसा वो व्यक्ति नहीं करता जो नेचर में विश्वास रखता है। Therefore, all seasons of nature will be sweet to my child heartly Coleridge. Whether the summer clothe the general earth with greenness, इंग्लैंड में समर सीजन में पूरी की पूरी जमीन हरी भरी पत्तियों से, हरे भरे पेड़ों से भर जाती है। That greenery my child will like, that will be the gift of summer season. Or the redbreast sit and sing betwixt the tufts of snow on the bare branch of mosey apple tree. काई से भरे हुए एप्पल के पेड़ पर बैठी चिड़िया, रेड ब्रेस्ट चिड़िया, गिरती हुई बर्फ में भी खुश होती है। That will be the winter season, that is another gift of nature. Whether the eavesdrops fall heard only in the trances of the blast, or if the secret ministry of frost shall hang them up in silent icicles. He talks about eavesdrops, water dropping from the corners of the roof. The water falls quietly during the winds, during the rainy season, heard only in the trances of the blast. My child will hear the beautiful music of the falling water. Even the frost, secret ministry of frost, जैसा ऊपर कहा था, टाइटल से फिनिश करने से पहले पोइट एक बार फिर से कनेक्ट करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फ्रोस्ट दैट फॉर्म्स आइसिकल्स, एंड ये जो आइस के पीसीज है वो छत के ऊपर ठंडी हवा चलने से, जैसे देखा होगा आपने बर्फ, जैसे फ्रिज में ऐसे सीन नजर आएंगे आपको, फ्रिज के फ्रीजर में जहां पर पानी की ड्रॉप जो गिरती है वो लटकती है छत से, लेकिन लटकने के बाद वो बर्फ बन जाती है और बर्फ का एक बर्फ की ड्रॉप के रूप में बर्फ बनी हुई दिखती है, पानी की ड्रॉप बर्फ बनी हुई दिखती है। जस्ट लाइक दैट the icicles will be formed quietly shining to the quiet moon. Such beautiful scene, the icicles will shine peacefully in the moonlight. ऐसा सपना उसका है कि उसका बच्चा, मतलब सभी सीजन्स की बात करते हुए, his child will find joy in every season of nature. Whether it is summer, when the earth is covered with green plants, winter, birds will sing in the snow-covered branches of apple trees. Everything will appear beautiful to his child. Every simple rural scene, like the melting of the snow on the roof or the drops of water falling in the wind, everything will give him pleasure. The frost, which silently forms shining icicles in the moonlight, they will be very beautiful to the eyes of the child. Through this, the poet suggests a child raised close to the nature will develop a mind that sees beauty in everything. शहर में पलने वाले बच्चे के पास हजारों शिकायतें होती हैं, पेशेंस और सब चीजों के लिए पेशेंस सीखना नेचर की गोद में होता है। Every season, whether harsh or pleasant, my child will find everything sweet and meaningful.